humans, and welcome back to Humanities. I am your sociology educator. My name is Veera, and today we are going to cover the chapter 3 of your book 1, which is Social Institutions, Continuity and Change. So basically, we are going to discuss and talk about 3 such main institutions जिनके नाम हमने obviously सुने हैं, but detail में study करने का कभी ऐसा मौका नहीं मिला. So this is your opportunity. We are going to speedily cover the chapter. Major portion इस chapter का caste cover करता है. कास्ट एक बार कवर हो गया 10-15 मिनट में ट्राइब एंड फैमिली खत्म हो जाएगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूजफुल वीडियो फ्रॉम योर सीयूईटी एज वेल एज योर बोथ पर्सपेक्टिव. ओके, जल्दी से शुरू करते हैं कास्ट के साथ. वेल, कास्ट इज अ वेरी वेल हर्ड नेम, वेल हर्ड टर्म. ओके, हम सब डेली लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड के अक्रॉस आ ही जाते हैं. ओके, वी हैव हर्ड इट मेनी अ टाइम्स. नाउ we'll dig deeper in this institution to understand इसका सब डिविजन किस में होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है. ओके, सो ये सारी चीजें हम कास्ट में पढ़ने वाले. सो सबसे पहले ये समझ लो कि कास्ट ये एक पोर्तुगीज वर्ड कास्ता से डिराइव किया गया है. ओके, कास्ट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम पोर्तुगीज कास्ता. कास्ता ये वर्ड का मतलब क्या होता है मैम? Casta means pure breed. I'll repeat this fact. Caste is derived from a Portuguese word casta, meaning pure breed. Caste is yet again a unique institution to the Indian subcontinent. The system which you'll find in India, the caste system, जिस तरह की कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको इंडिया में मिलेगी, उस तरह की बाहर कहीं नहीं मिलेगी. ठीक है, एंड मिली भी तो इतनी फिनोमिनल और इतनी कॉम्प्लेक्स और एकदम ऐसी वेल डिफाइंड आपको कहीं नहीं मिलेगी. इट इज यूनिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द हिंदू सोसाइटी. इसका मेजर वास्ता होता है हिंदू सोसाइटी से, दो इट इज it is well spread to the major non-Hindu communities as well. ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नॉन हिंदू कम्युनिटीज का कुछ रोल ही नहीं है इसमें, बट मेजर पार्ट तो हिंदू सोसाइटी प्ले करेगी व्हेन इट कम्स टू योर कास्ट, राइट? नाउ द टर्म कास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 अदर टर्म्स. इसका थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. कास्ट 2 वर्ड से हर समय कंफ्यूज की जाती है. कास्ट के 2 सब डिविजन्स क्या होंगे? एक है जाति और दूसरा है वर्ण. अब नाउ व्हाट इज दिस जाति, व्हाट इज दिस वर्ण, अब हमें पता चलेगा. सबसे पहले मूविंग टुवर्ड्स वर्णा. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेल हर्ड टर्म. आपने संस्कृत के क्लासेस किए होंगे बेसिक वाले, उसमें आपने वर्ण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा. ठीक है, वर्ण का लिटरल मीनिंग क्या है? कलर. वेरी गुड. वर्ण लिटररी कलर is the name given to a 4-fold division. यानी वर्ण सिस्टम पूरे सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय शायद आपको ना दिखे, वैश्य और शूद्र. ठीक है, सो वर्ण सिस्टम 4-fold डिविजन करती है सोसाइटी का इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. कूल. अब जाति क्या होता है? जाति इज मोर और लेस अ जेनेरिक टर्म. जेनेरिक टर्म क्या होता है मैम? जेनेरिक यानी जनरल आप रेफर करते हो, यानी टू द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, टू द स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, प्लांट्स. ठीक है, ये सारी जनरल टर्म्स है. तो जाति is a generic term referring to species and kinds of anything ranging from inanimate objects to plants, animals, human beings. ठीक है, सो ये हो गया आपका जाति. अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं भैया. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन जाति एंड वर्ण. अब हमने 2 टर्म्स पढ़े, वर्ण एंड जाति, बट इनके बीच में कुछ रिलेशन जरूर होगा. बिल्कुल है. यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझ रहा होगा कि वर्ण मैंने बड़ा लिखा है और जाति एकदम छोटा. सो व्हाट डज इट सिग्निफाई?
वर्ण एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वर्ण को हर समय ब्रॉड कॉन्सेप्ट से रिलेट करना, और जाति उसका छोटू सा एकदम सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझो, ठीक है। यानी वर्ण इज द डैड एंड जाति इज द सन, राइट। सो वर्ण को हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, ब्रॉड ऑल इंडिया एग्रीगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोल देंगे कि डैश इज द ब्रॉड ऑल इंडिया एग्रीगेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स, या एमसीक्यू फॉर्मेट, तो उसमें आप लिख के आओगे वर्ण, ठीक है। और जाति भी ऑप्शन में रहेगा, बट आपको क्या लिखना है, वर्ण। वर्ण इज द ब्रॉड ऑल इंडिया एग्रीगेटिव। एंड जाति क्या है भैया, रीजनल और लोकल सब क्लासिफिकेशन। यानी अब छोटे छोटे टुकड़ों में फर्दर डिवीजन जब करोगे और सब क्लासिफिकेशन करोगे, यानी जाति की बहुत सारी सब डिविजन्स होती है, ठीक है। छोटे छोटे थाउजेंड्स ऐसे डिविजन्स होते हैं। सो इट इज द रीजनल और लोकल सब क्लासिफिकेशन। गुड। नाउ कास्ट सिस्टम कितनी पुरानी है, अगर किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कि बताओ कास्ट सिस्टम कब से चल रही है, कितने साल से चल रही है, सो यू विल से दैट माना जाता है, देयर इज अ बिलीफ which is we don't know whether it is true or false, but there holds a belief that varna system is roughly 3000 years old, 3000 साल पुरानी है, जो फोर फोल्ड डिविजन वाली सिस्टम है जिसको वर्ण सिस्टम बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी 3000 years old, माना जाता है कि ये 3000 साल पुरानी है। बट दिस फैक्ट इज मिसलीडिंग। क्यों है भैया ये मिसलीडिंग? क्योंकि डिफरेंट एज के लोग डिफरेंट तरह की सिस्टम्स फॉलो करते थे, डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स फॉलो करते थे, अलग अलग टेक्स्ट फॉलो करते थे। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट। इट बिकम्स वेरी इनकॉन्क्लूसिव। हम इतने यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वर्ण सिस्टम का यही एज है, राइट। अब कास्ट सिस्टम को एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करो इन द लेट वैदिक पीरियड, यानी लेट वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम कैसी नजर आती थी, और पोस्ट वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम को क्या हो गया, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट वैदिक पीरियड से मेरा मतलब है 900 to 500 BC। ओके, सो इस पीरियड में कास्ट सिस्टम कैसी दिखा करती थी? सो कास्ट सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल इन द लेट वैदिक पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल थी, ओके, इन द लेट वैदिक पीरियड। तो मैम रिजिड कैसी हो गई इतनी ज्यादा? It is in the post-Vedic period that the system got very rigid, right? So the caste system was very flexible in the late Vedic period. Varna system was only, it had only 4 major divisions. And can you imagine कि movement was actually common. Movement was quite common. कि कोई क्षत्रिय है तो वो शूद्र बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय बन सकता है। सो द मूवमेंट वाज क्वाइट कॉमन एंड द डिविजन्स वर नॉट वेरी रिजिड। कास्ट बर्थ से डिटरमाइन नहीं की जाती थी, ओके। मूवमेंट क्वाइट कॉमन। देन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हो गया पता नहीं, बट कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गई, ठीक है। लोगों के बिलीव्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए थे, एंड साथ ही साथ कास्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा रिजिड और टॉक्सिक होती चली गई, ठीक है। लेट अस मूव अ लिटिल अहेड, या सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। 6 मार्क का आंसर यहाँ से आएगा, मेरे भी बोर्ड्स में आके गया है, राइट। सो ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस ये भी करके चले गए ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट ये तो जरूर करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन मैम? फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। सारे फीचर्स, 6 फीचर्स आपको लर्न करके जाना है, ठीक है। सो इसके लिए एक निमोनिक है, BMFH, सरसो ओ। आपको जैसे रिमेम्बर करना है, जैसे लर्न करना है, अब कर लो, बट आई लर्न इट दिस वे, यू सी इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। बट सारे पॉइंट्स इस निमोनिक से कवर हो रहे हैं। इट इज नॉट अ निमोनिक, जस्ट अ कोड।
ठीक है. So B stands for birth. A person is born into a caste. A person can never choose his or her caste or choose not to join any caste. या मेरा अगर जन्म ही इस कास्ट में हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने थोड़ी चूज किया था कि आई वॉन्ट टू बी अ शूद्र, अ वैश्य और अ ब्राह्मण. ठीक है, आई डिड नॉट चूज दिस, बट मेरा बर्थ इस कास्ट में हो गया एंड इट वॉज नेवर अ मैटर ऑफ माई चॉइस. ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है, अ चाइल्ड इज born into the caste of its parents. Caste is never a matter of choice. One can never change one's caste, leave it, or choose not to join it. Although there are instances where a person may be expelled from their caste. दूसरा पॉइंटर है BM. M for marriage. Now, various scriptural texts, they have, told that the bloods of different castes should not be mixed. And for this purpose, our Indian caste system, it follows endogamy. See, caste groups, they are endogamous. Marriages are restricted to the members of the group, right? Like, a girl from one caste cannot marry a boy from the other caste. Like, it is written in our ancient scriptural texts. This maybe is not followed today, but it is a rule. It was once a rule, right? So caste groups, they are endogamous. Marriages are restricted in the members of the group. Then third, food. My God, like, खाने में तो छोड़ दो यार कास्ट का, बट खाने में भी, खाने के भी रूल्स थे कास्ट के, राइट? सो फूड, आप किस किस्म का खाना खाते हो, किसके साथ आप आपका फूड शेयर करते हो, ओके, इससे भी कास्ट सिस्टम को बहुत फर्क पड़ता था, राइट? स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं फूड एंड फूड शेयरिंग के बारे में, एंड क्या किस किस्म का खाना किसके साथ खा सकते हो, किसके साथ शेयरिंग कर सकते हो, ये सब रिटन है in the texts. Then hierarchy. What is this hierarchy? What is the meaning of this term hierarchy? Hierarchy मतलब आप रैंकिंग सिस्टम, ऑर्डर्ड सिस्टम में अलग अलग कास्ट को रैंक करते हो, कौन सी कास्ट ज्यादा सुपीरियर है, कौन सी इंफीरियर है. सो कास्ट सिस्टम में तो ये सब चलता रहता है, ठीक है. कास्ट इन्वॉल्व्स कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट. बहुत सारी कास्ट होती है जिनको रैंक करा जाता है, ऑर्डर करा जाता है. फिर कास्ट में बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, और इन सब डिविजन्स के भी फर्दर डिविजन्स होते हैं जिन्हें सब डिविजन्स बोलते हैं, ठीक है. अब ये पूरे सब डिविजन के गेम को हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसका नाम है सेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई डिडंट वांट यू गाइज टू फॉरगेट दिस टर्म, इसलिए ये टर्म भी मैंने एक इस कोड में रख दी ताकि you don't forget it otherwise, right? And the last system is your occupation. Caste has always been related or linked to the occupations, right? जो person, जैसे आपने देखा होगा सुनार होते हैं, लोहार होते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बनती चली जाती है, कास्ट सिस्टम बनता है, राइट? सो कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस. अ पर्सन born into a caste could only practice the occupation associated with that caste. You cannot change your occupation. अब दूसरी कास्ट की लोगों के occupations नहीं pursue कर सकते, right? So these are the 6 very important principles or features of caste which you need to remember. Now there are 2 principles जिसमें पूरी caste system based है. One principle is called your principle of differences and separation, and the other is holism and hierarchy. Now this is also an important question, huh? Please don't miss this, right? So what is differences and separation? Theory of differences and separation. ये theory बोलती है कि हर एक कास्ट अपने आप में अलग है. Each caste is unique. हर एक कास्ट का अपना एक स्पेस, अपना एक प्लेस है, अपना एक जगह है, राइट? सो एवरी कास्ट इज डिफरेंट, एंड कास्ट्स, दे शुड नेवर बी मिक्स्ड, दे शुड बी सेपरेटेड.
via the means of endogamy and via the strict rules of food and food sharing. ठीक है, so castes are supposed to be different, they are strictly separated, scriptural rules of separation ranging from marriage, food. So ये रूल कहता है कि भाई कास्ट डिफरेंट है, उनकी एक जगह है, इसलिए उनको सेपरेट करके रखना चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट डज होलिज्म एंड हायरार्की से? इट सेज कि different and separated castes, they do not have an individual existence. मतलब कास्ट आपकी कितनी भी अलग रही, कितनी भी सेपरेटेड रही, उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं. दे आर एग्जिस्टिंग इन रिलेशन टू अ लार्जर होल. अकेले उनका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनको साथ में ही एग्जिस्ट करना पड़ता है. एंड दे कैन एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू अ लार्जर होल. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ हायरार्की. एक हायरार्की होती है. हायरार्की यानी ऑर्डरिंग, रैंकिंग ऑफ द कास्ट्स. और ये जो पूरी कास्ट सिस्टम है ये हायरार्कियल है than egalitarian. It is not egalitarian. Egalitarian मतलब equal नहीं है आपकी कास्ट सिस्टम. It is hierarchical. यहाँ पे 2 सीढ़ियां भी बनाई है. This is what I mean by hierarchy, right? Now each caste occupies a distinct, a unique place, and हर एक कास्ट का खुद का एक रैंक होता है. कौन सी सुपीरियर, कौन सी इंफीरियर. नाउ ये रैंकिंग, ये हायरार्की किस बेसिस पे आप देते हो? दिस इज बेस्ड ऑन द प्यूरिटी एंड पोल्यूशन स्केल. कौन सी कास्ट ज्यादा सेक्रेड है, कौन सी कास्ट ज्यादा मानी जाती है, राइट? मूविंग अ लिटिल अहेड, राइट. सो कास्ट जैसे मैंने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और नॉन कॉम्पीटिंग होते हैं, अपनी अपनी जगह सब लेते हैं, ठीक है. And these castes are supposed to be existing together and ये compete भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. So they have fixed places. हर एक कास्ट की अपनी एक खुद की प्लेस होती है in the system. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोलोनियलिज्म का कास्ट पे क्या असर हुआ था. मैंने बताया था कि पोस्ट वैदिक पीरियड आपकी कास्ट बहुत रिजिड हो गई थी. उसका एक सबसे बड़ा रीजन है आपका कोलोनियलिज्म. ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे रूल्स लाए, ऐसे ऐसे सर्वेस किए, कास्ट के रैंक्स को ऑर्डर किया, जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरा पलट गया, ठीक है. अब ये क्या किया गया था एग्जैक्टली, वील डिस्कस इट. देखो, जो आज की कास्ट सिस्टम आपको दिख रही है, इट इज टोटली शेप्ड बाय कोलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस. 2 फैक्टर्स की वजह से आज की पूरी सिस्टम शेप हुई है. वन इज योर कोलोनियलिज्म, द अदर इज योर इंडिपेंडेंस. अब जो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस है भैया आपके, और कास्ट, जो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट है, दे अंडरवेंट अ मेजर चेंज. एक मेजर चेंज हुआ था इनमें ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, राइट. ब्रिटिशर्स ने इन शॉर्ट किया क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उन्होंने सर्वेस किए अलग अलग कास्ट के कस्टम्स एंड मैनर्स पे, ठीक है. एंड दे जस्ट रैंक्ड द कास्ट. और ये एक ऑफिशियल पहली बार हुआ था कि बहुत सारी कास्ट को ऐसे सीढ़ी के ऑर्डर में हमने लगाया. मतलब लोगों के बीच में बहुत झगड़े होंगे कि हमारी कास्ट आपसे ज्यादा ऊपर है, नहीं नहीं हमारी कास्ट आपसे नीचे कैसे चली गई, राइट. सो दिस वाज व्हाट टू से, अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड डिवाइड एंड रूल. ये मोस्टली इंडियंस को डिवाइड करना चाहते थे. द मेजर मोटिव इज दिस. बट कुछ कुछ जो चेंजेस लाए वो ज्यादा मतलब डेलिबरेट भी नहीं थे, वो हो गए थे, ओके. सो इनका मोटिव यही था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आसान हो जाएगा, ठीक है. नॉट ऑल चेंजेस वर इंटेंडेड और डेलिबरेटेड. ब्रिटिशर्स दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज. अलग अलग कास्ट कितनी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए उन्होंने सर्वेस किए और रिपोर्ट्स ऑन कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड कास्ट्स. अब पहला इंपॉर्टेंट सर्वे जिसे आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते
It was done by Herbert Risley. Now Herbert Risley का सर्वे कब हुआ था? 1901 में. Now this survey, it was done in order to find the social hierarchy of caste. कास्ट की सोशल हायरार्की जानने के लिए हर्बर्ट रिस्ले ने 1901 में ये सर्वे किया. इसका ह्यूज इम्पैक्ट आया, जो आना ही था. हंड्रेड्स ऑफ पेटिशंस आए सेंसस कमिश्नर के पास कि भैया हमारी पोजीशन जो आपने दी है वो सरासर गलत है, हमें और हायर पोजीशन चाहिए. हम आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, हिस्टोरिकल और स्क्रिप्चरल एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए. और ये जो पूरी सिस्टम थी ऑफिशियली रिकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ द कास्ट, इट चेंज्ड द एंटायर इंस्टीट्यूशन ड्रास्टिकली. ठीक है, तो ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो पंजाब में लाए गए थे इन ऑर्डर टू सेटल द पॉपुलेशन. इसमें भी बहुत सारा कास्ट का डायमेंशन था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is your Government of India Act 1935. बहुत important है. This is the act जिसकी वजह से we got our reservation system, जिसकी वजह से we classified lower castes into scheduled castes and scheduled tribes. ठीक है, अब administration took interest in the welfare of the downtrodden. ठीक है, जो एकदम downtrodden डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको हम बोलते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके वेलफेयर में भी बहुत ट्राई किया. ऐसा नहीं है कि दे डिड नथिंग फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बट देयर मेजर एम वाज देयर ओन टू सर्व द पर्पस ऑफ देयर ओन होमलैंड, देयर ओन कंट्री. ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने लगाया, जिससे लिस्ट्स और शेड्यूल्स बनाए गए कास्ट एंड ट्राइब के. एंड इन्हीं लिस्ट एंड शेड्यूल्स की वजह से आपके दो टर्म्स आते हैं. एक है आपकी शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से ये दो टर्म्स हमें मिली थी. और इन कास्ट, इन ट्राइब्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बारे में भी जिक्र हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. ठीक है, ऑफ 1935. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्ट. क्या क्या याद रखोगे? हर्बर्ट रिजले 1901, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, मूविंग अहेड. अब हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट और कास्ट मूवमेंट के बीच में क्या रिलेशन था? क्या दोनों दोनों साथ में हुए हैं? दोनों में कुछ रिलेशन है भी या नहीं, ये देख. ठीक है, कास्ट ने ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द मास मोबिलाइजेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. भैया कास्ट में जो पावर है ना मोबिलाइजेशन की, वो शायद किसी में नहीं है. ठीक है, when you belong to a community, you feel really strongly for that community, and that's why you become really violent, जिसे हम बोल सकते हैं कि आप आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ भी करना चाहते हो. ओके, दिस इज वन ऑफ द एटीट्यूड्स व्हिच डेवलप्स. ठीक है, सो कास्ट में बहुत मोबिलाइजेशन पावर होती है. कास्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मास मोबिलाइजेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. एफर्ट्स किए गए टू ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स, एंड ये सारी मूवमेंट्स और एफर्ट्स ने आपकी पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को डोमिनेट किया. अब दो तरह के रिफॉर्मर्स थे, एक तो अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स थे और लोअर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स भी थे. अब जान के हैरान हो जाओगे कि इतने सारे जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये सारे लोअर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स. ठीक है, महात्मा फुले जी, अंबेडकर जी, अयंकाली जी, नारायण गुरु जी, देन पेरियार जी. These people were the lower caste progressive reformers, right? Then महात्मा गांधी एंड अंबेडकर जी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे इन 1920s, एंटी अनटचेबिलिटी प्रोटेस्ट, राइट? देन एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए. ये एक मेजर कांग्रेस एजेंडा बन गया. ठीक है, जिसके भरोसे पे कांग्रेस को बहुत सारे वोट्स भी मिले.
दिस वॉज नॉट द ओनली बेसिस जिसपे कांग्रेस ने वोट्स जीते, बट दिस वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंडाज, ठीक है। नाउ द डोमिनेंट व्यू ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज कि भैया ये कास्ट जो है ना, ये एक सोशल ईविल है, इसे एक सोशल ईविल के तरह ट्रीट करो, और ये एक क्या बोल सकते हैं, एक चाल है, ब्रिटिशर्स की साजिश है टू डिवाइड द इंडियंस, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने लोगों को समझाने की कोशिश तक करी, ठीक है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली कास्ट प्रूव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टू स्पीयर्स। क्या दो स्पीयर्स थे? एक था कल्चरल स्पीयर और एक था आपका डोमेस्टिक स्पीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन दो स्पीयर्स में कास्ट का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। कैसे मैम? सबसे पहला पॉइंट इज योर एंडोगैमी। एंडोगैमी रिमेन्ड अनअफेक्टेड। कल्चर और डोमेस्टिक में तो आपके एंडोगैमी आती है, सो एंडोगैमी रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज, ठीक है। दो इंटरकास्ट मैरिजेस आजकल कॉमन दिखाई देते हैं, ठीक है, बट मोस्टली आप अभी भी देखोगे तो इंडोगैमी इज द इज रियली फेमस। अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस आपको काफी अनपॉपुलर दिखेंगे, राइट, बट एंडोगैमी अभी भी चलता है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस एज एन आपको हायर कास्ट में इंटरकास्ट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, बनिया, राजपूत, इनमें इंटरकास्ट मैरिजेस होना पॉसिबल है, बट किसी लोअर कास्ट और अपर कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज होना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड, दो ऐसा भी होने लगा है आजकल। so, लोगों के बिलीव्स और लोगों के थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हो रही है विथ एन इंक्रीज इन देयर एजुकेशन एंड लिटरेसी, राइट। सो कास्ट और पॉलिटिक्स का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? वेल, सबको पता है कि पॉलिटिक्स में कास्ट के बगैर कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो सबसे पहली टर्म जो हमें पढ़नी है, ये जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, ये पेज 48 पे पैरा 3 में आपको मिलेगा। मैं अभी उसका जिस्ट बता देती हूँ कि पॉलिटिक्स में कास्ट के बगैर कुछ नहीं होता है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेम ऑफ कास्ट दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट वोट्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बहुत इलीगल तरीके से भी चीजें होती है, बट दिस इज द सिस्टम आफ्टर ऑल, राइट। सो और आपको याद होगा, आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल कि कास्ट के बेसिस पे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी कांशी राम जी ने बनाई थी 1984 में, आई गेस, राइट। सो कास्ट और पॉलिटिक्स का काफी स्ट्रॉन्ग लिंक है जो तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, राइट। मूविंग अहेड, संस्कृताइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो सोशियोलॉजी क्लास 12 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें? दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय मेंबर्स ऑफ यूजुअली मिडिल और लोअर क्लास दे अटेम्प्ट टू रेज देयर ओन स्टैंडर्ड, रेज देयर ओन स्टेटस by adopting the rituals, domestic and social practices of higher castes। यानी संस्कृताइजेशन में क्या होता है, लोअर और मिडिल कास्ट के जो लोग हैं वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की चक्कर में अपर कास्ट का कॉपी करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, इन अ वेरी रॉ लैंग्वेज, वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को कॉपी करते हैं, जैसे वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट करना या सेक्रेड थ्रेड पहनना, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कॉपी कैट टेक्निक्स दैट पीपल यूज इन ऑर्डर टू रेज देयर ओन सोशल स्टेटस। अब ऐसा नहीं है कि ये इससे कुछ फायदा नहीं होता, इससे फायदा होता है। काफी बार देखा गया कि जैसे लोग संस्कृताइज करते हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है, ठीक है। धीरे धीरे उनका दिमाग प्रोग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उनकी जो रॉन्ग हैबिट्स थी वो कम हो जाती है, बट इसके डिफेक्ट्स भी काफी है संस्कृताइजेशन की, जैसे उनके जो ओरिजिनल रिचुअल्स और कस्टम्स थे या कल्चर था उनको वो अंडर एस्टिमेट करके भूल जाते हैं, राइट। लेट्स नॉट गो डीप इन दिस। संस्कृताइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। मिडिल और लोअर
कास्ट लोग अपर कास्ट की कॉपी करते हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट बुक लैंग्वेज आपको ये याद रखना है, मेंबर्स ऑफ यूजुअली मिडिल और लोअर कास्ट अटेम्प्ट टू रेज देयर ओन स्टेटस बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल्स, डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट। एक अनदर इम्पोर्टेंट टर्म फ्रॉम योर सोशियोलॉजी क्लास 12th पर्सपेक्टिव, आपका डोमिनेंट कास्ट। अब ये डोमिनेंट कास्ट होते कौन लोग हैं? वेल, these castes are castes with huge population, इनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, राइट। और इनको पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स जो इंडिपेंडेंस के बाद हुए थे, इन लैंड रिफॉर्म्स ने इनको लैंड राइट्स दे दिए थे, इसलिए तो ये डोमिनेंट बने। इनके कुछ नाम है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्या हो गया था, जो पहले के ओरिजिनल लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बोलते थे, वो वहां पे जमीन पे प्रेजेंट ही नहीं थे, उनसे लैंड छीन ली गई थी। एंड ये डोमिनेंट कास्ट लोग जो वहां पे प्रेजेंट रहते थे, उनको ये लैंड दे दी गई थी, ठीक है। नाउ डोमिनेंट कास्ट के लार्ज नंबर्स की वजह से इनमें पॉलिटिकल पावर भी बहुत आता है, इनको बहुत पॉलिटिकली मानते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल यादव्स बिहार यूपी के, वोकलिगास कर्नाटका के, रेड्डीज एंड खम्मास आंध्र प्रदेश के, मराठास ऑफ महाराष्ट्र, जाट्स ऑफ वेस्ट यूपी पंजाब हरियाणा, और पाटीदार्स ऑफ गुजरात, ठीक है। सो ये जो नाम है, यू कैन नॉट फॉरगेट देम, ठीक है, फ्रॉम योर 1 मार्कर्स थिंग, ठीक है। आपके सीयूईटी में आएंगे, ये 1 मार्कर्स में आएंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं एंड देन वी आर डन विथ आवर कास्ट, ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट 3-3 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। पहला, कास्ट बिकेम इनविजिबल फॉर अपर कास्ट, व्हाई? एंड दूसरा, कास्ट बिकेम टू विजिबल फॉर लोअर कास्ट, व्हाई? पहले का मैं एक आपको समरी बता देती हूँ कि कास्ट अपर कास्ट के लिए इनविजिबल क्यों हो गया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कास्ट से, तो ऐसा क्यों हो गया है सिस्टम? देखो, अपर कास्ट ने जब उनका टाइम था, तब उनका बड़ा कास्ट स्टेटस यूज करके काफी अपॉर्चुनिटीज ले ली, अच्छा एजुकेशन ले लिया, जिससे उनको बहुत फायदा हो गया, ठीक है। जिससे उनका फायदा हुआ, वो अच्छा कमाने लगे, एंड नेक्स्ट जनरेशन को भी उसके बेनिफिट्स मिले, ठीक है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड अच्छा है, तो अपर कास्ट को लगने लगा कि जो हमें ये एजुकेशन मिला है, जो हमने ये पूरा हमारा एम्पायर खड़ा किया है, इसके बीच में, इसके पीछे कास्ट का कोई रीजन है ही नहीं, इसके पीछे हमारी मेहनत है, ओके। दिस इज आवर हार्ड वर्क एंड वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ पाए। बट द रियल रीजन वाज देयर कास्ट टैग, राइट, जिससे उनका इतना बड़ा फायदा हुआ। सो दैट्स व्हाई they now think that caste has no role to play in their lives. कास्ट का तो कुछ एमिनेंस ही नहीं है उनके लाइफ, क्योंकि जो भी किया है उन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपने बलबूते पे किया है, ओके। दैट इज व्हाट दे थिंक, राइट। बट कास्ट का एक रोल है, ऑब्वियसली उनकी अपर कास्ट स्टेटस की वजह से उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिली, जो लोअर कास्ट को उस वक्त नहीं मिली थी। अपर कास्ट को सिर्फ 2 स्फीयर्स में कास्ट का इंपॉर्टेंस आज भी नजर आता है। वन इज मैरिज, कि भाई घर में अगर किसी की शादी हो रही हो, तो दे मेक श्योर कि शादी अपर कास्ट के फैमिली से हो रही हो, ठीक है, कोई लोअर कास्ट से शादी नहीं हो रही हो। सो दिस इज वन ऑफ द स्फीयर्स जिसमें कास्ट का आज भी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा स्फीयर है किनशिप। किनशिप यानी आप किसके साथ उठते बैठते हो, ठीक है, योर किन ग्रुप, उसमें भी कास्ट का कभी कभी इन्फ्लुएंस आ जाता है थोड़ा सा। अब दूसरा है कि कास्ट बिकेम टू विजिबल फॉर द लोअर कास्ट। क्यों भाई? क्योंकि पहले तो उनको बहुत ऑप्रेस किया गया था उनकी कास्ट की वजह से, उनकी लो कास्ट की वजह से। बट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसीज लाना शुरू कर दिया, इनको अलग बेनिफिट्स देना शुरू कर दिया, टू पे द कॉम्पेंसेशन। इन्होंने जो एफर्ट्स, इनके साथ जो बुरा हुआ था इन द पास्ट, टू कॉम्पेंसेट
दोज थिंग्स, इनको ये सारे बेनिफिट्स आज गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दैट्स व्हाई कास्ट हैज बिकम टू विजिबल फॉर द लोअर कास्ट, क्योंकि ये एक स्टेटस है, ये कास्ट स्टेटस ही उनकी मतलब लाइफ लाइन समान हो गया है कि कास्ट स्टेटस के बिना उनका कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे नीड द what to say, the benefits which they are getting on the basis of their caste status. ठीक है, सो ये कास्ट स्टेटस उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा विजिबल हो गया है, क्योंकि पहले तो इनको बराबर अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन के से एक्सपोज नहीं करा गया था, ठीक है, एजुकेशन इनको प्रोवाइड ही नहीं करा गया, तो अभी कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, एंड दैट्स व्हाई कास्ट हैज बिकम देयर लाइफ लाइन, and that's why it has become too visible for the lower castes. Is that clear? And this is how we have completed our institution number 1, caste. And very important institution of the Indian society, जिसका नाम है tribes, right? So ट्राइब, ये टर्म से आपको क्या दिमाग में क्लिक होता है भैया? ट्राइब यानी सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कौन होते हैं ट्राइब्स? दे आर द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, राइट। सो it is the modern term for the communities that are very old, बहुत पुराने लोग होते हैं ये ट्राइबल्स, they are related to the forest people इन्हें हम बोलते हैं। और ये जो ट्राइब्स है, ये जो टर्म है, ये किसने इन्वेंट करी थी, ये किस एरा में इन्वेंट हुई थी? इट वाज इन्वेंटेड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलोनियल एरा, ठीक है। अब ट्राइब्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्टली, दे डू नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कोई रिलीजन से इनका वास्ता नहीं होता, ठीक है। दे आर ऑल वन पीपल, दे बिलीव इन यूनिटी, ये किसी रिलीजन से डिवाइड नहीं होते हैं, इनका ना कोई रिटर्न टेक्स्ट होता है, इनका कोई स्टेट या पॉलिटिकल फॉर्म नहीं होता है, जैसे हमारा खुद का स्टेट होता है, खुद का एक पॉलिटिकल फॉर्म होता है, इनका ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनके क्लास डिविजन्स नहीं होते हैं, कास्ट नहीं होता है, ये ना ही हिंदूज है ना ही पेजेंट्स है, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स है जो इम्पोर्टेंट थे ट्राइब्स के रिलेटेड, which are very important and which should be definitely noted. अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ट्राइब्स के सब हेडिंग में आता है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। क्लासिफिकेशन, इनको आप डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स में हम ट्राइब्स को 2 ट्रेट्स के आधार पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द परमानेंट ट्रेट एंड सेकेंड इज द अक्वायर्ड ट्रेट। यानी ट्राइब्स के परमानेंट ट्रेट में क्या होता है और अक्वायर्ड में। परमानेंट में यानी जो कभी चेंज नहीं होगा ऐसा ट्रेट, और अक्वायर्ड यानी लाइफ टाइम में जो ट्राइब्स ने अक्वायर किया है उसके बारे में हम बात करें। बट सबसे पहले वी टॉक अबाउट द परमानेंट ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स में आएगा रीजन, ट्राइब्स कहाँ लोकेटेड है, कहाँ रहते हैं, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में बात करते हैं, their physical characteristics, वो दिखते कैसे हैं, their looks, right, and the ecological habitat, again वो किस टाइप के रीजन में रहते हैं, क्या वो रीजन एक प्लेन है, एक प्लेटू है या एक फॉरेस्ट है, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। ओके, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 2 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, परमानेंट ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स में क्या 4 सब पॉइंट्स आते हैं? रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और इकोलॉजिकल हैबिटेट, ठीक है। अब रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 85% ऑफ ट्राइब्स दे लिव इन मिडिल इंडिया, यानी आपका जो भारत देश है उसके मध्य यानी मिडिल पार्ट में बहुत majority of the tribal population is located there, okay, which is 85% of the tribal population. Then out of the remaining 15%, जो 11% tribal population है वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और सिर्फ 3% जो बचती है वो बाकी ऐसे डिवाइडेड है स्टेट्स में।
बट अगर हम स्टेट वाइज कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव गॉट द हाईएस्ट ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, राइट। सो दिस वाज अबाउट द रीजन। ट्राइब्स रहते कहाँ हैं? 85% तो मिडिल इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। देन 11% नॉर्थ ईस्ट, और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन स्टेट वाइज अगर देखें तो वो आएगा नॉर्थ ईस्ट में, राइट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लैंग्वेज। ट्राइब्स भाषा कौन सी बोलते हैं, ठीक है। सो एक नेमोनिक है डाटी, इसके लिए भैया आ जाओ थोड़ा आगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो परमानेंट या टेक्स्ट बुक का एक ये दिया है यहाँ पे क्लिपिंग, ठीक है। अब हम अगर लैंग्वेज की बात करें, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, मैंने नेमोनिक बोला था डाटी, DATI, D फॉर द्रविडियन, द्रविडियन, A फॉर ऑस्ट्रिक एंड T फॉर टिबेटो बर्मन, ठीक है। द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, टिबेटो बर्मन एंड इंडो आर्यन। सो लैंग्वेज के बेसिस पे बस ये 4 नाम आपको लिख के आने हैं। ट्राइब्स की हम जब बात करते हैं तब ट्राइब्स ये 3 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। कौन सी? द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, टिबेटो बर्मन और इंडो आर्यन। द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, टिबेटो बर्मन, इंडो आर्यन। नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको मैंने यहाँ पे TC लिखा है, ये देखो, when it comes to their physical characteristics, see this, जब उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे आता है तब के नेमोनिक को हम बोलेंगे नैमडा, नैमडा। आपका मैथ्स में लैम्डा होता है ना, वैसा नैमडा, ठीक है। सो लैंग्वेज डाटी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नैमडा। अब ये नैमडा में नाम कौन से है भाई? व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइब्स, हम उन्हें किस किस सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिजिकल रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेग्रीटो, नेमोनिक क्या था? नैमडा, नेग्रीटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन एंड इंडो आर्यन। क्या क्या है? नेग्रीटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन, नॉट इंडो आर्यन। इंडो आर्यन लैंग्वेज में थे, ठीक है। सो लैंग्वेज में हमने बोला द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, टिबेटो बर्मन एंड इंडो आर्यन। और नैमडा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम क्या क्या बोल रहे हैं? नेग्रीटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन, ठीक है। सो इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये नाम थोड़े डिफिकल्ट है, ठीक है, इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ गया एंड इफ यू राइट दीज नेम्स द टीचर विल बी इम्प्रेस्ड अ लॉट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल हैबिटेट तो सबसे आसान है भैया। इकोलॉजिकल हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं ट्राइब्स? हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, रूरल प्लेन्स, अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज, ये इनके अड्डे हैं, यहाँ ये रहते हैं, राइट। अब अक्वायर्ड ट्रेट्स में हम फर्दर डिविजन 2 करेंगे। पहला इज योर मोड ऑफ लाइवलीहुड, व्हाट डू द ट्राइब्स अर्न टू live their lives, what is their livelihood, and second, extent of incorporation into the Hindu society, very important. पहला, वो कमाते कैसे, ठीक है, what is their way of earning, and second, how much are they incorporated और how much are they mixed into the Hindu society, वो खुद को कितना इन्वॉल्व करते हैं हिंदू सोसाइटी में, ओके। मोड ऑफ लाइवलीहुड में ट्राइबल्स कुछ कुछ फिशरमैन होते हैं, कुछ कुछ देख लो हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, यही पे आपको मिल जाएगा सीयर, या। So on the basis of livelihood, tribes can be categorized as fishermen, food gatherers, hunters, shifting cultivators, peasants, plantation and industrial workers, ठीक है। अब जब हम इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ कुछ ट्राइब्स दे आर नॉट वेरी
motivated to join and involve themselves into the Hindu society, or get actively incorporated into the Hindu society. But kuch tribes, they are, when it comes to the assimilation, incorporation into the Hindu society, most of the tribes, they are not very encouraged to get involved into the Hindu society. कुछ tribes बोलते हैं yes, we will identify ourselves with the Hindu society, but कुछ को लगता है कि the Hindus, they are forcing us to get involved and become or convert ourselves into Hindu. So कुछ कुछ नेगेटिवली बात करते हैं, तो कुछ कुछ पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहते हैं. So there are two, as a coin has two sides, tribes के भी 2 point of views है, right? Okay, so I hope the classification is very clear. Once I'll repeat last time, भाई जब हम classification की बात करते हैं, हम ट्राइब्स को 2 ट्रेड्स के बेसिस पे वी डिवाइड द ट्राइब्स. फर्स्ट इज परमानेंट ट्रेड्स, सेकंड इज द acquired traits. When it comes to permanent traits, there are further 4 divisions: region, language, physical characteristics, and ecological habitat. When it comes to acquired traits, there are only 2 subdivisions: mode of livelihood and extent of incorporation into the Hindu society. Hindu society में ट्राइब्स खुद को कितना मिक्स करना चाहते हैं. ओके, am I clear? Let us move ahead. We are going to learn some names of some important tribes. So tribes like Gonds, Bhils, Santals, Oraos, मीनाज एंड बोडोस. बोडोस तो आसाम के हैं, बाकी मोस्टली आपको झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया के दिखेंगे ट्राइब्स. गोंड तो सबसे बिगेस्ट ट्राइब ऑफ द कंट्री है, ठीक है. अब Census 2001 के हिसाब से there are only 8.2% of tribes, which is the 84 millions of tribes, but the number skyrocketed to 104 millions, from 84 millions to 104 in 10 years. Census 2011 के हिसाब से 8.6% tribes are there in India. Okay, 104 millions. So these facts are important if you remember them well and good. Okay, that's very nice. अब आगे चलते हैं. कुछ फेमस डिबेट्स हुए थे कि भाई डिबेट का मुद्दा ये था कि should we mix the tribes into our mainstream society, कि उनको अकेले इनको आइसोलेटेड कंडीशन में रखा जाए, उनको अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन फॉलो करने की आजादी दे देनी चाहिए, कि उनको हमारे साथ एसिमिलेट कर लेना चाहिए. सो इस डिबेट को, इस फेमस डिबेट को बोलते हैं आइसोलेशनिस्ट वर्सेस इंटीग्रेशनिस्ट डिबेट. आइसोलेशनिस्ट का मतलब वो लोग जो ट्राइब्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, जो ट्राइब्स को आइसोलेटेड देखना चाहते हैं, और इंटीग्रेशनिस्ट यानी वो लोग जो ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं. ठीक है, इसके पहले 2 गोंड किंगडम्स के नाम जान लो. एक है गरहमंडला और दूसरा है चांदा, राइट. सो ये छोटे छोटे जो कॉर्नर्स है, ये इस सीयूईटी के क्वेश्चंस वाले कॉर्नर्स है, राइट. नाउ 1940s में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, which is your isolationist versus integrationist debate. Now the isolationist side said कि tribals, they need protection, they need protection to preserve their own culture, they need protection from traders, money lenders, Christian and Hindu missionaries, जिनका इंटेंट है कि इनको डिट्राइबलाइज करना, इनकी लैंड छीन लेना. तो इन सब बदमाशों से ट्राइबल्स को आइसोलेशन चाहिए, ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन चाहिए. बट इंटीग्रेशनिस्ट का ये कहना था कि ट्राइबल्स आर मियरली बैकवर्ड हिंदूज. ये हिंदूज ही है बट थोड़े से बैकवर्ड है, ठीक है. इसीलिए हिंदूज का ये कर्तव्य होता है कि यू शुड एसिमिलेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. इनको साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है, तो ही इनका डेवलपमेंट होगा. their problems had to be addressed within the same framework. इनको
हिंदू सोसाइटी में इन्वॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा। सो ये दो साइड्स थे ये 1940s की डिबेट के, राइट। थोड़ा आगे जाते हैं अपन। नाउ दिस इज द मेन पेज क्लासिफिकेशन वाला जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब एक फैक्ट आता है कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसकी दो स्टेट्स, एक त्रिपुरा और दूसरी अरुणाचल प्रदेश, ये धीरे धीरे अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन को खो रही है, राइट। त्रिपुरा जो स्टेट है, इट्स ट्राइबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन हाल्व्ड। ट्राइबल शेयर जो है पॉपुलेशन का वो कम हो रहा है, वो इतना कम हो गया है कि लगभग हाफ ही हो गया है विद इन अ सिंगल डेकेड, रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी। यानी ये ऑलरेडी एक ट्राइबल स्टेट है त्रिपुरा, इसकी ही मेजर पॉपुलेशन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इज द की इशू। ये ही सिमिलर प्रेशर है अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। ये सीयूईटी का क्वेश्चन था, राइट। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल एरियाज में मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं अभी कि ट्राइबल्स के साथ बुरा होता है, उनको उनके रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं। बट कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की और भी नजर डाल लो, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिल गया, खुद ही स्टेट मिल गई थी इन द ईयर 2000। ग्रेजुअल इमर्जेंस हुआ ऑफ एजुकेशन अमंग ट्राइब्स, धीरे धीरे ट्राइब्स लोग भी कॉन्शियस हो गए अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर नॉलेज एंड लिटरेसी। फिर सिटीजन्स जो मणिपुर और नागालैंड के हैं, उनको सेम राइट्स नहीं है जो दूसरे स्टेट के सिटीजन्स है, इनको थोड़े स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं क्योंकि ये जो एरियाज है इन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज कहते हैं, ठीक है। सो सिटीजन्स ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड दे हैव some special rights, they don't have the same rights as other citizens of India, as these areas are disturbed areas. अब हमने देखा है रिसेंटली मणिपुर में क्या चल रहा था, राइट। सो इसी तनाव की वजह से you need to have some special provisions given to the northeastern states and the tribal states, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बढ़ावा मिले, उनको आइसोलेटेड या एलियनेटेड महसूस ना हो। Two broad sets of issues have been most important in giving rise to the tribal movements. क्या है ये issues? पहला, control over vital economic resources, यानी भैया उनको उनकी लैंड और फॉरेस्ट दे दो। दूसरा, एथनिक कल्चरल आइडेंटिटीज उनकी बरकरार रखो, धीरे धीरे माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनके कल्चर को प्रिजर्व करो, ठीक है। सो ये सारे इश्यूज धीरे धीरे फ्लेयर अप हो रहे हैं। Moving a little ahead, अब फाइनली हम लास्ट इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं, which is nothing but your family. Family and kinship, the most loved sphere of your life, जहाँ पे हम सब शेयर करते हैं, we are cared, okay, we are loved। इसी फैमिली के बारे में थोड़ा और नॉलेज लेते हैं। सो ये फैमिली आपका ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज। आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर डाल लेना, दिस इज द लास्ट पेज। बट ये सब एक ही फ्लो चार्ट से क्लियर होगा। पे अटेंशन नाउ। लास्ट इंस्टीट्यूशन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फैमिली एंड किनशिप में सबसे पहले दो सबसे ज्यादा सुने हुए वर्ड्स, फर्स्ट इज योर न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड इज योर एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली तो नहीं सुना मैम, ठीक है, जॉइंट फैमिली सुना है, उसी को एक्सटेंडेड कहते हैं हम क्लास 12 सोशियोलॉजी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग, यानी एक मम्मी पापा हो गए, 1 2 और इनके बच्चे हो गए, छोटा सा बच्चा, ठीक है, ये हो गए न्यूक्लियर फैमिली। पर हाँ, इधर बनाई है मैंने न्यूक्लियर फैमिली, देख लो। बट जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है भैया, मोर देन 1 जनरेशन अगर ये साथ रहे तो आपकी हो जाती है एक्सटेंडेड फैमिली। यानी मान लो
मम्मी पापा के साथ दादी दादा अंकल आंटी ये सब रह रहे हैं, अंकल आंटी उनके बच्चे, तो ये आपकी बन गई एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम योर CUET एंड योर 1 मार्कर्स पर्सपेक्टिव, extended families are often seen symptomatic in India। यानी एक्सटेंडेड फैमिलीज बहुत ज्यादा इंडिया में दिखती है, दे आर सिम्टोमैटिक। ओके, अब IP देसाई जी ने एक स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट दिया था, ये आपको दिखेगा पेज नंबर 57 पे, ये देखिए नीचे, ये भी CUET में आया है। IP देसाई ऑब्जर्व्स द एक्सप्रेशन जॉइंट फैमिली इज नॉट the translation of any Indian word like that. It is interesting to note that words used for joint family in most are the equivalents of translations of the English word joint family. तो याद रखना, इन्होंने joint family के बारे में statement दे रखा है। Okay, this question came in CUET, you need to remember it। तो IP देसाई का statement हो गया, ये extended family symptomatic वाला statement हो गया। दो broad types of families हमने देख लिए। अब forms of families, very 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 important from your answer writing perspective। So forms of family में हम 3 सब headings बनाएंगे, rule of residence, rule of inheritance और rule of authority। रूल ऑफ रेसिडेंस यानी रह कहाँ रहे हैं, एक फैमिली कहाँ रह रही है, व्हाट इज द रेसिडेंस, क्या वो रेसिडेंस मम्मी का घर है या क्या वो रेसिडेंस पापा का घर है। यानी बेसिकली आफ्टर मैरिज इफ द कपल इज गोइंग टू स्टे विद द ब्राइड्स पेरेंट्स, देन वो फैमिली टाइप क्या हो गया, मेट्री लोकल। बट एट द सेम टाइम अगर वही कपल, जो मोस्टली हम इंडिया में देखते हैं कि कपल ग्रूम के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सो दैट इज द पेट्री लोकल काइंड ऑफ अ फैमिली। पेट्री लोकल फैमिली इंडिया में मोस्टली हमें दिखती है, राइट। आप इनकी डेफिनेशंस थोड़ी सी पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा बैक भी लेके जाऊंगी, बुक की लैंग्वेज आना इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें, अगर प्रॉपर्टी इज मूविंग फ्रॉम मदर टू डॉटर, देन आपकी फैमिली टाइप कैसी है, मेट्रीलिनियल। बट ऑन द अदर हैंड इफ द प्रॉपर्टी राइट्स दे आर मूविंग फ्रॉम अ फादर टू अ सन, देन आपकी फैमिली हो गई पेट्रीलिनियल फैमिली। अथॉरिटी की बात करें, if the mother is dominant in the family, mother holds authority in the family, then आपकी family कैसी होगी, matriarchal family। But if the males of the family, if the fathers of the family, they are dominating and they are the authority, they hold the authority, then हम बोलेंगे the family type is patriarchal family, जो mostly again इंडिया में आपको दिखेगी patriarchy, राइट। इंडिया की बात नहीं करती हूँ, मोस्टली वर्ल्ड में ही आपको पेट्रियार्की दिखेगी, ठीक है। अब बुक की डेफिनेशन देखते हैं। तो आप बोलोगे मेट्रियार्की कहाँ एग्जिस्ट करती है मैम, मेट्रियार्की इज रादर अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट। अभी तक हिस्ट्री में कहीं एविडेंसेस नहीं है मेट्रियार्की के, बट मेट्रीलीनी के जरूर है, मेट्रीलीनी के जरूर है कि प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को है, विमेन से डॉटर्स की तरफ प्रॉपर्टी जा रही है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इज योर खासी मेट्रीलीनी। खासीज कौन होते हैं भाई, नागालैंड के लोग होते हैं। खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स, ये ट्राइब्स नागालैंड के ट्राइब्स हैं, ठीक है। दे फॉलो मेट्रीलीनी विच मीन्स द प्रॉपर्टी राइट्स दे मूव फ्रॉम अ मदर टू अ डॉटर, ठीक है। यानी मम्मी से बच्ची के और आपकी प्रॉपर्टी राइट्स जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन, मेघालय सक्सेशन एक्ट, ये इसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था, 1986 में। अब ये 2 ट्राइब्स को अप्लाई होता है, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स। अब इस पूरे मैट्रिलिनी के गेम में क्या हो रहा है भैया, देर इज एन इंटेंस रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मेन। यानी मेल्स के लिए बहुत परेशानी की बात हो रही है, क्योंकि ये मान लो है बंटी, ठीक है। अब बंटी
बंटी के पास दो घर है, एक तो खुद की वाइफ और चिल्ड्रन का घर है, और एक तो खुद का जहाँ बंटी पैदा हुआ है, मतलब खुद की मम्मी, खुद की बहन वगैरह इस घर में रहती है। सो बंटी के लिए रोल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो? अब बंटी अपने नेटिव हाउस की तरफ ज्यादा ध्यान दे कि अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन की हाउस एंड प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दे? ठीक है। सो समटाइम्स देयर एन इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मेन कि वो कहाँ अपना ध्यान ज्यादा दे। ओके। एंड आप बोलोगे कि विमेन तो बहुत बढ़िया रह रही होंगी सारी अथॉरिटी और प्रॉपर्टी के साथ। नहीं भाई, विमेन आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। विमेन ऑब्वियसली दे आर द वर्स्ट सफरर्स, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है विमेन। कैसे? क्योंकि इनको सिर्फ टोकन अथॉरिटी है, दे पोजेस टोकन अथॉरिटी। ये सिर्फ नाम के लिए, सिग्नेचर के लिए अथॉरिटी पोजेस करती है। रियल पावर किसके पास है? मेन के पास ही है भैया। रियल पावर इज विद द मेन। ठीक है, वन से रियल पावर आपकी मेन के पास होती है। देयर नो सच रियल पावर गिवन टू विमेन। ठीक है, वो सिर्फ टोकन अथॉरिटी पोजेस करती है। सो दैट्स ऑल व्हेन इट कम्स टू फैमिली। हमने 3 किस्म की इंस्टीट्यूशंस पढ़ी है ब्रॉडली: कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। एनी डाउट्स? use the comment section freely, and like, share and subscribe to Humanities. Thank you so much.